नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी साथियों। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हम समय सारणी निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था। और दोस्तों, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि विद्यालय के अंदर समय सारणी के निर्माण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो उसके अंतर्गत हमने समझा था कि विद्यालय के अंदर समय सारणी का निर्माण करते समय मुख्य रूप से मोटे मोटे रूप में 3 बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। उसके अंतर्गत हमने फर्स्ट पढ़ा था छात्र हित संबंधी सिद्धांत, यानी कि विद्यालय का जो प्रमुख घटक है स्टूडेंट, उसके हितों को ध्यान में रखते हुए किन किन बातों को ध्यान में इंगित करते हुए समय सारणी का निर्माण किया जाएगा। और दूसरा बिंदु हमने देखा था अध्यापक हित संबंधी सिद्धांत, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मैंने आपको बताया था कि विद्यालय के अंदर एक शिक्षक प्रमुख घटक होता है, तो अध्यापकों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए समय सारणी का निर्माण किया जाता है। और तीसरा बिंदु हमने देखा था अन्य बातें, उसके अंदर विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए समय सारणी का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से मोटे मोटे रूप में इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की समय सारणी का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम समय सारणी के निर्माण में कठिनाइयों के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि विद्यालय के अंदर जो समय विभाग चक्र समय सारणी का निर्माण किया जाता है, उसमें किन किन कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन बिंदुओं को आज की क्लास के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, विद्यालय के अंदर समय सारणी का निर्माण करना एक सबसे दुष्कर कार्य माना जाता है, क्योंकि विभिन्न फैक्टर को ध्यान में रखते हुए समय चक्र का निर्माण किया जाता है। और यदि उनमें से कुछ फैक्टर को नजरअंदाज किया जाता है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ऊपर पड़ता है। इसलिए समय सारणी का निर्माण करते समय विभिन्न बिंदुओं को मद्देनजर रखना बहुत ही जरूरी होता है। और आप और हम जानते हैं कि विद्यालय की अपनी कुछ सीमाएं होती है, तो उन सीमाओं के चलते, उन असुविधाओं के चलते कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिसको जानबूझ करके छोड़ना पड़ता है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव विद्यालय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ऊपर पड़ता है। इसलिए विद्यालय के अंदर समय सारणी का निर्माण करना एक दुष्कर कार्य माना जाता है। और समय सारणी का निर्माण करते समय कई प्रकार की कठिनाइयां हमारे सामने उपस्थित होती है। उसके अंतर्गत दोस्तों, प्रथम हमारी जो कठिनाई आती है समय सारणी का निर्माण करते समय, वह है अध्यापकों का अभाव। आज हमारे देश के अंदर जो शिक्षण संस्थाएं हैं, आजादी के बाद गवर्नमेंट ने देश के अंदर शिक्षा का प्रसार करने के लिए समय समय पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के ऊपर जोर दिया। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से उन शिक्षण संस्थाओं के अंदर अध्यापकों की जरूरत है, उसके अनुसार विद्यालय के अंदर अध्यापकों की नियुक्ति नहीं है। इसलिए समय सारणी का जब निर्माण करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या अध्यापकों का अभाव हमारे सामने आता है, क्योंकि छात्र हित के अंदर हमने देखा था कि समय सारणी का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि बालक को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार विषय पढ़ने का आनंद मिले। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत से विद्यालय ऐसे होते हैं जहां पर सब्जेक्ट टीचर का ही अभाव होता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में बालकों को अपने ऐच्छिक सब्जेक्ट पढ़ने में ऐसे अध्यापकों के अभाव का सामना करना पड़ता है, और उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है जो कि अंशकालीन होती है। तो इससे बालकों को जिस प्रकार से विद्यालय के अंदर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होनी चाहिए, अध्यापकों के अभाव के कारण वैसी सुव्यवस्थित समय सारणी का निर्माण नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, अच्छी समय सारणी एवं विद्यालय के अंदर शैक्षिक व्यवस्था का सुव्यवस्थित प्रबंधन करने के लिए विद्यालय के अंदर अध्यापकों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि विद्यालय के अंदर
समुचित अध्यापकों की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से उस विद्यालय का शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सुव्यवस्थित रूप से चलेगी। दोस्तों, समय सारणी के निर्माण में दूसरी कठिनाई हमारे सामने उपस्थित होती है कक्षाओं का अभाव, क्योंकि हमारे देश के अंदर जिस हिसाब से विद्यालयों की संख्या में विस्तार हुआ है उस हिसाब से उन विद्यालयों के अंदर समुचित कक्षों का भी अभाव है। इसलिए जब हम अच्छी समय सारणी का निर्माण करते हैं तो अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग पीरियड्स की व्यवस्था की जाती है। तो उस समय सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि उन बालकों का जो सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, बैठने की उनकी जो व्यवस्था की जाती है, उसमें कक्षों के अभाव के कारण जो समय सारणी बने जाएगी उसमें क्या होगा, समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कक्ष के अभाव के कारण जिस प्रकार की समय सारणी का हम निर्माण करना चाह रहे हैं उस प्रकार की समय सारणी का निर्माण नहीं होगा। और हम जानते हैं कि जब कक्षों का अभाव होगा, बालक आपस में बरामदे के अंदर या बाहर इधर उधर बैठे हैं, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर बाहर जो बालक बैठे होते हैं, हम जानते हैं कि शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और बालकों को यदि बाहर बिठाया गया है तो उनका बालकों का जो ध्यान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर एकाग्रता जो उनकी बननी चाहिए वो एकाग्रता नहीं बन पाएगी, तो बालकों को उसको लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही कभी कभी क्या किया जाता है कि कक्षों के अभाव के कारण मिक्स क्लास चले जाती है, दो कक्षाओं को एक साथ बिठा करके पढ़ाया जाता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से जब शिक्षण की व्यवस्था होगी तो जिस प्रकार की हमारी सोच है सुव्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया, उसके अंदर हम कहीं कहीं पिछड़ जाएंगे। और जिस प्रकार की समय सारणी का हम निर्माण करना चाह रहे हैं, इन कक्षाओं के अभाव के कारण उस प्रकार की समय सारणी का विद्यालय के अंदर हम निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए कक्षों का अभाव भी समय सारणी के निर्माण में एक प्रमुख कठिनाई के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए विद्यालय के अंदर समय के साथ सुनियोजित रूप से कक्षों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। यदि विद्यालय के अंदर पर्याप्त कक्ष होंगे या अन्य लेबोरेटरीज जो भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है वो पूरी होगी तो निश्चित रूप से जो समय सारणी का निर्माण किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग विद्यालय की व्यवस्थाएं संचालित होगी और उसका बालकों, शिक्षकों एवं समाज सबको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए कक्षों का अभाव भी समय सारणी के निर्माण में प्रमुख कठिनाई के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। दोस्तों, समय सारणी के निर्माण में तीसरी प्रमुख कठिनाई हमारे सामने उपस्थित होती है भौतिक साधनों का अभाव। हमारे देश के अंदर जो विद्यालय हैं अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में आज शैक्षिक रूप से भौतिक संसाधनों के रूप में आज भी हमारे विद्यालय उन राष्ट्रों से पीछे हैं, क्योंकि आज हम जानते हैं कि सूचना एवं तकनीक का युग है। इस टेक्नोलॉजी के युग में कक्ष भी हाईटेक बन गए हैं और आज स्मार्ट क्लास की संकल्पना का निर्माण किया गया है। स्मार्ट क्लासों का जमाना है, लेकिन हम जानते हैं दूसरे बिंदु के अंदर ही हम पढ़ा है कि अभी हम स्मार्ट क्लास के जमाने के अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बैठने के लिए बालकों के लिए पर्याप्त कक्ष नहीं है। तो आप सोचिए कि विद्यालय के अंदर जो शिक्षण संसाधनों की आवश्यकता होती है उन भौतिक संसाधनों का आज भी विद्यालय के अंदर अभाव है, चाहे वो लाइब्रेरीज की व्यवस्था हो, लेबोरेटरीज की व्यवस्था हो, आईटी के क्षेत्र की कक्षों का कंप्यूटर की व्यवस्था हो या अन्य चीजें, आज भी उन भौतिक संसाधनों का विद्यालय के अंदर अभाव होता है। तो जिस प्रकार से समय सारणी का निर्माण हम करना चाहते हैं उन भौतिक संसाधनों के अभाव के कारण इस प्रकार की समय सारणी का निर्माण नहीं हो सकता। और जिस प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शैक्षिक माहौल विद्यालय के अंदर क्रिएट करना चाहिए उस प्रकार का शैक्षिक माहौल क्रिएट नहीं हो सकता। इसलिए विद्यालय के अंदर समय के साथ जितने भी शिक्षा से संबंधित उपयोगी भौतिक संसाधन है उसकी समुचित व्यवस्था विद्यालय के अंदर होनी चाहिए। यदि शिक्षा से संबंधित जो भी भौतिक संसाधन है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो लेबोरेटरीज हो या इंडोर आउटडोर गेम्स हो, कंप्यूटर क्लासेस हो, OHP हो या अन्य श्रव्य दृश्य संसाधनों से संबंधित जो भौतिक संसाधन है, यदि वो सुव्यवस्थित रूप से विद्यालय के अंदर उपलब्ध होंगे तो निश्चित रूप से समय सारणी के
द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि विद्यालय के अंदर जो भौतिक संसाधन उपलब्ध है उसका समुचित रूप से उपयोग किया जाए, ताकि बालक एवं बालिकाओं को शिक्षण के अंदर अधिक से अधिक उसका लाभ मिल सके। लेकिन भौतिक संसाधनों के अभाव के कारण भी जिस प्रकार की समय सारणी का निर्माण होना चाहिए उसके निर्माण में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगली कठिनाई हमारे सामने आती है विद्यालय में छात्रों की अधिक संख्या। आज गवर्नमेंट विद्यालयों के अंदर हम जाएंगे तो क्योंकि पॉपुलेशन जिस प्रकार से देश के अंदर इंक्रीज हो रही है, जिस प्रकार से देश के अंदर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसके अनुरूप हमारे देश की गवर्नमेंट उसके अनुरूप जनता की सुविधा से संबंधित संसाधनों का विस्तार नहीं कर पा रही, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अन्य जो चीजें हैं उसके जनसंख्या वृद्धि के अकॉर्डिंग उनका विकास नहीं हो रहा है। उसका प्रभाव ये पड़ रहा है एजुकेशन के अंदर। उसका प्रभाव यदि हम देखें तो विद्यालय के अंदर क्या होता है कि जिस गति से विद्यालयों की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि विद्यालयों के अंदर बच्चों की संख्या की क्या हो जाती है, गैदरिंग हो जाती है, अधिक रूप में बच्चे उस विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तो उससे समस्या ये आती है कि जिस प्रकार का समय निर्माण किया जाए, छात्र और शिक्षक के अनुपात के अकॉर्डिंग समय सारणी का निर्माण किया जाए, वो अनुपात का पैमाना वहां नहीं बैठ पाता है, क्योंकि पहले से ही कक्षों का अभाव है, शिक्षकों का अभाव है, भौतिक संसाधनों का अभाव है, और फिर क्या है कि विद्यालय के अंदर बालकों की संख्या के अंदर क्या है, अधिक है। तो ऐसी स्थिति में आप और हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की गुणवत्ता की हम बात करते हैं वो गुणवत्ता उस समय उपस्थित नहीं हो पाती है। यहाँ गुणवत्ता से हमारा तात्पर्य है एजुकेशनल क्वालिटीज नहीं बैठ पाती है, और उसका प्रभाव ये पड़ता है कि जिस प्रकार का समय सारणी का निर्माण होना चाहिए उस प्रकार की समय सारणी का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए छात्रों की अधिक संख्या भी समय सारणी के निर्माण में प्रमुख बाधा के रूप में उपस्थित होती है। अगला बिंदु है समय सारणी के निर्माण में कठिनाई में अंशकालीन अध्यापकों की नियुक्ति। दोस्तों, बहुत सारे अध्यापक ऐसे होते हैं जिनको कई दायित्व मिले हुए होते हैं गवर्नमेंट्स के अंदर, तो वो जो जितना ध्यान अपना शिक्षण के कार्य के ऊपर लगाए चाहते हुए भी वो नहीं लगा पाते, क्योंकि जो विभागीय कार्य है वो जो दायित्व उसको मिले हुए हैं उसको निभाना पड़ता है। इसलिए अंशकालीन ड्यूटी से उनका डेपुटेशन होता रहता है। तो इससे बालकों की जो पढ़ाई है वो भी प्रभावित होती है, और साथ ही साथ जब समय सारणी का निर्माण किया जाएगा तो उसमें उन अध्यापकों को पीरियड को भी उसके हिसाब से सेटल किया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये भी एक बाधा के रूप में उपस्थित होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से समय सारणी का निर्माण करते समय इन प्रमुख बाधाओं का हमें क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे देश के अंदर अधिकांश प्राइमरी सेक्टर के जो विद्यालय हैं वहां वो जो विद्यालय है वहां पर दो प्रकार की व्यवस्थाएं संचालित होती है। एक तो एकल शिक्षकीय अध्यापक, बहुत सारे जो प्राइवेट्स या गवर्नमेंट्स के जो स्कूल है, विशेष रूप से गवर्नमेंट्स के स्कूल हैं, वहां पर एकल अध्यापक की शिक्षण व्यवस्था होती है। एक ही अध्यापक को 1 से लेकर के 5 तक की क्लास को पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे विद्यालयों के अंदर जो समय सारणी का निर्माण किया जाएगा वो बहुत ही दुष्कर कार्य होगा। साथ ही एकल अध्यापक की शिक्षण के जो विद्यालय हैं वहां पर हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि उन जो जहां पर एक अध्यापक है उन विद्यालयों को यदि 2 शिफ्ट के अंदर हम पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आधी क्लास को डिवाइडेशन करके 2 शिफ्ट के अंदर शिक्षण की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता। और दूसरी शिक्षण की व्यवस्था होती है सामान्य शिक्षण की व्यवस्था, जिसमें कि जिस प्रकार से समय सारणी के सिद्धांतों का हमने अध्ययन किया था उसके अनुसार कि एक विद्यालय होता है और उसमें कई शिक्षक होते हैं, तो वहां पर शिक्षण की क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके ऊपर मुझे ज्यादा जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में हमने पढ़ा है कि सुनियोजित रूप से समय सारणी का निर्माण करके उन शिक्षकों की अधिकतम क्षमता का उपयोग करते विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हम अधिक से अधिक प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे नए कंटेंट के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। जय हिंद, जय भारत।